हेलो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम अपनी कक्षा 11 के अंतर्गत जो कविता है घर की याद उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ये जो कविता हम इसमें पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से इसमें देखें और किसी प्रकार का कोई संदेह रहे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं। देखिए, कोई ना कोई जो पद्य भाग होता है उसको लगाने का उद्देश्य जो भी हमारी सरकार कहे या फिर हमारी जो सीबीएसई है उसका यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को जो हमारे पहले के समय का ज्ञान हो सके कि हमारे देश में जो वर्तमान समय है और जो पहले का समय था उसमें क्या बदलाव आया है, हमारी जो परंपराएं हैं उनमें क्या बदलाव आया है। जिस दौर में आज हम जी रहे हैं उस जिस दौर में हमें जो सुविधाएं मिल रही है उन सुविधाओं को हमें कितनी कठिनाई से हमने उनको प्राप्त किया है, उनके लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस आज़ादी के साथ आज हम पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं तो वो आज़ादी इतनी सहजता से हमें नहीं मिली थी। इस आज़ादी के लिए अलग अलग जो हमारे विद्वान थे, देशभक्त थे, उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए और तब जाकर के बहुत लंबा कठिनाई भरा जो सफ़र था उसको तय करने के बाद, तमाम बाधाओं को, परेशानियों को पार करने के बाद ये आज़ादी हमें मिली। और इस आज़ादी के महत्व को हम समझ सके, उनके बलिदान को हम याद कर सके, उनकी कठिनाइयों को अपने अंतर्मन में महसूस कर सके और यही उद्देश्य लेकर जो हमारी एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, वो कुछ ऐसी रचनाएं लेकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत करवाती है ताकि उनको हम अपने जीवन मूल्यों से जोड़ सके और हम अपने द्वारा हम भी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी उन गुणों के बारे में बता सके, उनमें वो गुण विकसित कर सके। और उसी दर्पण को या उसी परिप्रेक्ष्य को समझाती हुई जो हमारी कविता है घर की याद, ये भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता है। कक्षा 11 में जो हमारी आरोह पुस्तक है उसमें ये कविता अंकित है। तो इस कविता के बारे में मैं पढ़ाने से पहले आपको एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ कि इस कविता में हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्यों ये कविता लिखी गई। देखिए स्टूडेंट, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी या अंग्रेजों की जो बेड़ियां थी उनमें जकड़ा हुआ था, पूरा देश गुलाम था, हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी, तो उस समय हमारे देश में जो हालात थे वो इतने खराब थे कि हम ना तो पढ़ सकते थे और ना हम अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते थे और ना ही हम अपना कोई कारोबार कर सकते थे। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हो, अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हो, सभी सुविधाएं आपको मिल रही है, जहाँ चाहे आप नौकरी कर सकते हो। तो उस समय ये सब कुछ मुनासिब नहीं था, उस समय सब कुछ संभव नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इन सब से बाहर निकाल करके देश को आज़ादी दे सके। और उस समय से एक महापुरुष के रूप में कहते हैं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाज़ा खुलता है। और मैं ये कहूँगा कि भगवान स्वयं नहीं आते और किसी न किसी महापुरुष को उद्धार के लिए भेज देते हैं। तो उसी समय एक महापुरुष, मैं कहूँगा, अवतरित हुए, महात्मा गांधी। देखिए, हिंसात्मक तरीके से हम अगर किसी चीज़ को प्राप्त करें तो मेरा ये मानना है कि वह चीज़ बहुत स्थायी नहीं होती है, वह चीज़ बहुत अधिक स्थायी नहीं होती है। महात्मा गांधी जो थे उनका ये मानना था कि अंग्रेजों से हम लड़कर नहीं जीत सकते, जबकि अंग्रेजों की ये नीति थी कि फूट डालो, राज करो। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि भारत जो है ये वैसे अगर सभी एक हो जाएं तो हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है भारत की, एकता में अगर सारे एकजुट हो जाए भारतीय तो हमें यहाँ से खदेड़ सकते हैं। लेकिन वो जान गए थे हमारी कमजोरी को। हमारी ये कमजोरी थी कि हम भाई भाई से लड़ता है, एक दूसरे की प्रोग्रेस देख नहीं पाते। और ये आज की समस्या नहीं है, ये पहले की समस्या थी, पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन अब तो फिर भी अवेयर हो गए, जागरूक हो गए। तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत हमको लड़ाया और हमको गुलाम कर लिया। अब आवश्यकता थी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए और उनमें से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। उनका ये मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का असहयोग करें, उनकी किसी प्रकार से सहायता ना करें, अर्थात उनके विरुद्ध खड़े हो जाएं,
कोई पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं जाएगा, कोई कार्य करने के लिए अपने कार्यालय में नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार के जो नौकरी कर रहे हैं सभी उनका विरोध कर दे तो इनकी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो ऐसा करने के लिए स्वैच्छिक गिरफ्तारियां दी गई थी उस समय कि अपने आप जेल में बंद होना। हर घर से कोई ना कोई जा रहा था और जेल में जाकर के बंद हो रहा था ताकि देश के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास कर सके और उसमें सफलता मिल जाए तो एक बहुत बड़ी हमें खुशी मिले, आज़ादी की खुशी। और उसी जेल में बंद होने के लिए, स्वैच्छिक गिरफ्तारी के लिए हमारे जो कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, ये जाते हैं। ये 5 भाई थे और ये सबसे छोटे थे और ये स्वैच्छिक गिरफ्तारी दे देते हैं अपने माता पिता की सहमति से और ये जेल में बंद हो जाते हैं। अब ये जब जेल में बंद थे तो जेल का जो वातावरण था, क्योंकि घर में तो घर जैसा माहौल होता है और घर में सब कुछ अच्छा ही होता है, आज़ादी की कीमत तो घर में ही पता चलती है, हम बिल्कुल स्वच्छंद रहते हैं, जैसा चाहे वैसा करें क्योंकि वो तो हमारा घर होता है। लेकिन जेल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब जेल में ये बंद थे तो जेल में इनको कैसी अनुभूति हुई, जेल में इनका क्या अनुभव रहा, वहाँ पर बैठे बैठे इन्होंने कविता लिखी थी, घर की याद। इनको अपना घर याद आ रहा था और उस समय बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, जेल में आराम से बैठे हुए थे। तो क्या इनके विचार थे, क्या मन के उद्गार थे, हृदय के अंदर कैसी भावनाएं उस समय उपजी, इन्होंने लिख दिया। और उस लिखे हुई कविता के कुछ अंश हमारी कक्षा 11 में आरोह पुस्तक में यहाँ पर लिखे गए हैं, तो उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप इनको बार बार देखें और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पुनः देखें। तो मैं पूरी कविता पढ़ाऊंगा इसमें और इसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर है वो भी आपको करवाए जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसके कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ, फिर इसका हिंदी अर्थ में आपको सरलता के साथ बताने का प्रयास करूंगा। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। वैसे लंबी कविता है, मैं इस पार्ट में अभी इतनी ही कविता लूंगा, इसके अगले पार्ट में हम इसको पूरा करेंगे। पहले इसको देखते हैं। देख, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बंद थे, सावन की घटाएं छाई हुई थी और रात्रि के समय बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। एकांत में मन उनका बड़ा व्याकुल हो रहा था और व्याकुल मन से वो सोचने लगे कि आज देखो कितना पानी गिर रहा है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। और उस वातावरण में उन्हें सहज मानवीय जो अपनी संवेदनाएं होती है वो उनकी संवेदना जग जाती है और उनको अपने घर की याद आने लगती है। और घर की याद में रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। पूरी रात भर बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश होती रही और उनको भय भी लगा, प्राण मन घिरता रहा। उसके मानो जो जल बरस रहा है वह उनके प्राणों को घेर रहा है, उसके मन को भी घेर रहा है। और इस प्रकार से बहुत पानी गिर रहा है, पूरी रात भर पूरा पानी गिरा, भारी बरसात हुई और उसे भय रह करके अपने घर की याद आने लगी। घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है। अब भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद करने लगे, उनकी नजरों में तैरने लगा कि मेरे घर में भी ऐसी बारिश हो रही होगी जैसा मैं आज यहाँ अपने घर से दूर इस जेल में बंद हूँ तो यहाँ इतना पानी बरस रहा है। कहने का भाव यह है कि जब पानी की झड़ी लगती थी, बरसात होती थी तो सहज रूप से ही उनका मन प्रसन्न हो जाता था। भवानी प्रसाद मिश्र का ऐसा इनके पिता बताते हैं, जब आगे कविता पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है। और वैसे भी ये सहज मानवीय स्वभाव होता है, जब भी बारिश होती है तो बारिश का मौसम हमें बहुत सुहावना लगता है तो उन्हें अपने घर की याद आने लगती। घर नजर में तिर रहा है कि मेरे घर में भी इतना पानी बरस रहा होगा, चारों तरफ पानी पानी हो गया होगा, मैं कितना अभागा हूँ कि आज इतने सुहावने मौसम में मैं इस जेल में बंद हूँ। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर का अर्थ होता है स्थान, कि आज मेरा घर मुझसे दूर है, मैं मेरे घर से दूर हूँ
और मेरा घर वास्तव में मेरी खुशियों का ठिकाना है। एक ही मात्र जो मेरी खुशियों की जगह है वो मेरा घर है, वो भी मुझसे आज दूर है। घर में 4 भाई मायके से बहिन आई, कि घर में मेरे 4 भाई और हैं, और आज तो मेरी बहन भी मिलने के लिए मेरे घर में आई होगी, अपने पिता के घर में आई होगी, अपने भाइयों के पास आई होगी। मायका कहते हैं, बहन का जो गांव होता है उसको मायका बोलते हैं, और ससुराल जहाँ पर उनकी शादी की जाती है। तो सामान्य बातें आप सभी जानते हैं। तभी कही गई कि घर में 4 भाई, कि घर में 4 भाई, और आज तो मेरी बहन भी अपने मायके आई होगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन अपने पिता के घर आई होगी, तो उसे अपना जो घर है, यहाँ पे ध्यान देना है, आपको समझना है इसको, परिताप के घर। अरे घर तो खुशियों का स्थान होता है, और बहन के लिए, बेटी के लिए तो हमेशा जो पिता का घर होता है उससे बढ़कर खुशी का कोई स्थान होता ही नहीं है। ऐसा तो हम सब देखते भी है, और ऐसा हम सब अपने जो चारों तरफ का वातावरण है इसमें महसूस भी करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि हाय रे परिताप का घर, कि दुख का घर। परिताप का अर्थ होता है दुख का स्थान, कि बहन का जो घर खुशियों का स्थान था वह उसके लिए दुख का घर बन गया, परिताप का घर बन गया। कहने का भावार्थ ये है, जब बहन का भाई जेल में बंद हो तो भला किस बहन को अपना घर अच्छा लगेगा। क्योंकि उस समय भवानी प्रसाद मिश्र वहाँ पर जेल में बंद थे, और 4 भाई वहाँ पर थे। बहन मिलने अवश्य आई थी, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र वहाँ पर नहीं थे। तो बहन के लिए जो घर खुशी का स्थान था वो उनके लिए दुख का स्थान बन गया, परिताप का स्थान बन गया। आगे क्या कहती है, घर में घर के सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। देखिए घर में सब इकट्ठे हो गए थे, बारिश हो रही थी, सब बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि यदा कदा ही ऐसे अवसर आते हैं जब सारे भाई बहन एक साथ मिलते हैं, लेकिन आज मैं कितना अभागा हूँ जो आज इस जेल में बंद हूँ। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, कि मेरे 4 भाई हैं जो मेरी भुजाएं हैं। देखिए जीवन में कभी भी ये एक नैतिक बात है, आपके जो भाई होते हैं वो उससे बढ़कर आपको स्नेहिल संबंध इस संसार में और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। कहने को एक सामान्य रूप से कह देते हैं कि भाई भुजा होता है, और वास्तव में ही भाई भुजा का काम करते हैं, क्योंकि जो सच्चा और निर्मल प्रेम होता है वो पिता बहन और भाई का ही होता है। इसलिए यहाँ पे कहा भी गया है कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन, कि भाई की भुजा होती है भाई, भाई का सहारा होता है भाई। मुसीबत में सबसे पहले आकर खड़ा होने वाला जो व्यक्ति होता है वो भाई होता है, सहोदर होता है, सगा भाई होता है, एक उदर से जन्मे, उनको कहते हैं सहोदर। तो सगे भाई भाई की भुजा होते हैं, उसकी ताकत होते हैं, मुसीबत में साथ देने का सहारा होते हैं। और जो प्यार का केंद्र बिंदु होती है वो होती है बहन। बहन हमेशा भाई के साथ खड़ी होती है, और निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्तियां होती है माँ और बहन। यहाँ पर कवि ने इसी तरफ यहाँ पर संकेत किया है, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह कढ़ी मेरी। यहाँ पर देखिए उस समय जो साक्षरता दर थी महिलाओं की वो काफ़ी कम थी। अब तो स्थितियों में सुधार आ गया है, अब तो महिलाएं बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि लड़कों से भी आगे निकल रही है। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी, उस समय साक्षरता दर बिल्कुल कम थी। तब लेखक ने इस तरह संकेत किया कि माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, दुख में वह घड़ी मेरी। लेकिन जब भी दुख आता है, जब भी संकट आता है, तो वह मेरे लिए ऐसा स्थान, ऐसी ताकत बन जाती है कि सारे संकट को ढक लेती है, मेरे लिए ढाल का काम करती है मेरी माँ। मेरी माँ जब तक है, जब तक मुझ पर संकट आ ही नहीं सकता। यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात है, स्टूडेंट समझिए, जो अपनी माँ होती है, आप बड़े सौभाग्यशाली, आप सबको माँ, आपकी माँ आपके पास है। और वास्तव में जब तक आपकी माँ आपके साथ है तो सच मानिए कि भगवान का एक जीवित स्वरूप आपके साथ है। आप समय रहते जब तक इतना सानिध्य आपकी माँ का आपको मिले, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि माँ से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तभी उन्होंने कहा कि दुख में वह गढ़ी मेरी, कि हमेशा दुख में मेरा साथ देने वाली मेरी माँ थी। ऐसा सोच करके वो बैठे रहते हैं जेल में, वो सोचते रहते, पानी बरसता रहता है वहाँ पर, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। बहुत गहरी बात है कि माँ के जिसकी गोद में सिर, कि आज मेरी माँ अगर होती तो मैं उसकी गोद में अपना सिर रख लेता तो मुझे दुख छू ही नहीं पाता। ये केवल भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में ही नहीं है, ये हम सब पर लागू होती है ये बात। अगर हम अपनी माँ के पास चले जाए तो कितने ही बड़ा संकट हो, वो संकट हमें छू भी नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माँ से बड़े हम कभी हो ही नहीं सकते। चाहे हम कितनी बड़ी उम्र वाले हो जाए, चाहे हम 60, 70, 50 साल के हो जाए, तब भी हम अपना दुख जो खुल करके बता पाएँ वो अपनी माँ से ही बता पाते हैं।
और वास्तव में भगवान ने जो अपना रूप दिया है, भगवान ने जो कहा है कि भगवान होता कौन है, तो केवल एक चीज़ होती है, वो होती है माँ। और माँ के रूप में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर माँ की महत्ता को भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो आगे की कविता मैं जरूर पढ़ाऊंगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आपके सामने आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ तक इसको पढ़ें और इसको देखें, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जैसी कविता पूरी होती है इसके क्वेश्चन आंसर पर भी बात होगी। और क्रमिक रूप से आपको व्याकरण के बारे में, साहित्य के बारे में और अपने जो ये कविताएं हैं इनके बारे में आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। और ये कविता आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हिंदी है ये हिंदुस्तान की पहचान पहले भी थी, आज भी है, और आगे आने वाले समय में इसको बचाना है और हिंदी पर दोबारा से इसके प्रभुत्व को कायम करना है। धन्यवाद।